अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस चैनल का मकसद आपकी मुलाकात डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल से करवाना है। इसके साथ साथ आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी करवाना है जो सोसाइटी और लोगों की बेहतरी के लिए अपने अपने शोबों में खिदमात अंजाम दे रही हैं। आज के सेशन में हमारी गेस्ट हैं मिस सना सरफराज। ये सीईओ हैं एक स्पेशल नीड चिल्ड्रन सेटअप की, जो लाहौर में माइंड ब्रिज थेरेपी हाउस के नाम से काम कर रहा है। आइए इनसे मिलते हैं और इनके सेटअप के बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस सना सरफराज कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो जी, मच फॉर इनवाइटिंग मी। राइट। तो सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि ये माइंड ब्रिज थेरेपी हाउस क्या है, लाहौर में कहाँ मौजूद हैं, आप कब से काम कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं देन वी विल मूव ऑन। ओके, माइंड फ्री थेरेपी हाउस जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। ठीक है। और इसमें हर किस्म के डिसऑर्डर के साथ और डिसेबिलिटी के साथ काम होता है। और हम लाहौर में हैं, कैंट एरिया में, नियर मॉल ऑफ लाहौर। और हमें माशाल्लाह से 3 इयर्स प्लस होने वाले हैं। राइट। तो जब आप कहते हैं कि हम तमाम चैलेंजेस वाले बच्चों को डील करती हैं, तो अगर आप थोड़े हमारे व्यूअर्स के लिए बता सकें उनमें से कुछ चैलेंजेस का, कि जिन जिन चैलेंजेस पे ज्यादा काम हो रहा है, और दूसरा ये कि किस एज ब्रैकेट या एज ग्रुप को ज्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे। ओके। अच्छा कामरान, मैंने जब ये माइंड ब्रिज थेरेपी हाउस बनाया था तो मेरे पास मैं 2007 से इस फील्ड में हूँ। तो मैं काफी सेटअप्स में काम भी करती रही हूँ। और वहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि लैक आ रहा है और एक ऐसा थेरेपी हाउस होना चाहिए जहाँ पेरेंट्स अंडर वन रूफ सारी अप्रोचेस को कर सकें। तो उसमें ये है कि हमारे पास जो एज ग्रुप है वो 2+ पे है। ठीक है। और कोई एज लिमिट नहीं है हमारे पास। 22 ईयर्स के बच्चे भी हैं, 23 ईयर्स के बच्चे भी हैं। ठीक है। ज्यादातर हमारे पास समझ लें कि 85% ऑटिस्टिक हैं। क्योंकि ऑटिज्म का आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और उसके अलावा हमारे पास आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीपी चाइल्ड्स हैं, एडीएचडी है, स्लो लर्नर्स हैं। तो अल्लाह खैर करे, हम सारे एरियाज में काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। और हमने अपना थेरेपी हाउस में ये रखा कि हम अपने कोई एज लिमिट नहीं रखी है। क्योंकि यूजली पेरेंट्स मुझे कहते थे कि 12 इयर्स के बाद हमें फलाने स्कूल ने या इंस्टीट्यूशन ने कहा कि अब हम आपके बच्चे को फर्दर लेके नहीं चल सकते। राइट। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल लोगों को और पेरेंट्स को खासतौर पर ये प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज कम होती जाती हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूंगा वो ये कि अगर आप जनरली बता सकें कि आप यहाँ पर अपने सेंटर में किस किस्म की सर्विसेज वगैरह दे रही हैं, अगर थोड़ा सा उस पर मजीद रोशनी डालें अपने सर्विसेज के हिसाब से, तो दैट विल बी हेल्पफुल एज वेल। हाँ जी। अच्छा, इसमें ये है कि हमने 3 to 4 टाइप्स की सर्विसेज रखी हुई हैं। एक हमारा पूरा थेरेपी सिस्टम है जिसमें आपके लिए स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी होती है, ओक्यूपेशनल थेरेपी है, सेंसिटिव थेरेपी है, एबीए है, म्यूजिक थेरेपी, आर्ट थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, सारा कुछ एक जो एक बिहेवियर थेरेपी का पूरा प्लान होता है वो है हमारे पास। और उसमें एक जो सेकंड वन हमने किया हुआ है वो हमारा है डे केयर सिस्टम है, जो कि स्पेशली स्पेशल चिल्ड्रन बच्चों के लिए हैं। हमारे पास काफी ऐसी मदर्स भी हैं जो सिंगल हैं और उन्होंने अपनी जॉब पे जाना होता है। तो उसके लिए उनको ऐसी जगह चाहिए जहां बच्चे की एट अ टाइम स्कूल रीड्रेस प्रोग्राम भी हो, उनके लिए थेरेपी भी हो, और उनका बच्चा एक सेफ और अच्छे एटमॉस्फेयर में जाके रह सके। और तीसरा हमारा है आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम में जाते हैं और आफ्टरनून में आके हमसे थेरेपीज लेते हैं। उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और आपकी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, ये सारी थेरेपीज होती हैं। तो हमने थोड़ा सा डिफरेंट होके इस चीज को देखा कि बजाय इसके कि बच्चे को पेरेंट्स ऐसी जगह डे केयर पे छोड़ के आ जाएं जहां बच्चे पे ना कोई थेरेपी हो रही है ना कोई काम हो रहा है, बस एक टाइम पास हो रहा है। तो उसमें हम बच्चे को एक पूरा स्कूल रीडनेस प्रोग्राम, अगर वो उसके लिए हो चुका है रेडी, तो हम वो लेके चलते हैं और साथ साथ उनकी थेरेपीज करते भाई, अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा वो ये कि यहाँ पे जब बच्चे आते हैं तो क्या वो अपना असेसमेंट या डायग्नोसिस साथ लेके आते हैं?
अगर कुछ बच्चे नहीं लेके आते तो क्या आपके पास भी ऐसी सर्विसेज हैं, या आप फिर किसी और जगह पे रेफर करते हैं फॉर डायग्नोसिस? नहीं, हमारा जो थेरेपी हाउस है वो समझे एक पूरा सिस्टम के मुताबिक है। हमें अपने असेसमेंट और डायग्नोसिस के लिए किसी के पास नहीं भेजना पड़ता। मैं खुद कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद स्पेशल नीड्स ट्रेनर हूँ, और मैं खुद सारी असेसमेंट्स करती हूँ बच्चों की और डायग्नोसिस करती हूँ। यस, ये एक सवाल है कि पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं उसमें ये होता है कि मैं आपको आजकल वही एक बात है कि मेरा जो मेन मकसद है ये बात करने का, अवेयरनेस का। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को सिर्फ स्पीच डिले में सना कोई इशू नहीं है, या कहते हैं उसके मेल्टडाउन्स और टेंट्रम्स वगैरह हो रहे हैं, हम बस उसके लिए आपके पास आ रहे हैं। लेकिन मैं उनको असेसमेंट का कहती हूँ तो वो उस पर मानते भी नहीं है। कहते नहीं जी, हमने असेसमेंट नहीं करानी, हमने सिर्फ आपको चेक कराना है इस लिहाज से कि आप इसकी थेरेपी बताएंगे कौन सी करें। फिर मैं उसमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करती। देखिए, एज अ पेरेंट मैं भी समझती हूँ कि पेरेंट्स को ऐसा होता है कि हमारे बच्चे पे कोई टैग ना लग जाए या कोई ऐसी बात ना हो जाए। सारी बात वही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो उसमें मैं उन्हें कहती हूँ चलें ठीक है, लेकिन अपने तौर पे कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है और मैंने काम आगे लेके चलना है, मैं खुद उनकी पर्सनली असेसमेंट कर लेती हूँ उन बच्चों की जहाँ पे पेरेंट्स मुझे कोऑपरेट नहीं करते हैं। फिर मैं उसके मुताबिक उनके लिए करती हूँ डिसाइड कि अब इसके लिए थेरेपी कौन सी वाली जरूरी है। क्या इसे स्पीच से पहले एक बिहेवियर थेरेपिस्ट की जरूरत है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत है, या स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे पास कोई आता है तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर पेरेंट हमारे साथ खुद मेरे पास आए कि जी डायग्नोसिस कर दें बच्चे का या असेसमेंट वगैरह कर दें, तो वो हम कर लेते हैं। और अगर कोई पेरेंट नहीं मानता और सिर्फ सेशंस पे आता है तो फिर भी हम अपनी तरफ से असेसमेंट करके बच्चे के साथ काम शुरू करते हैं। राइट, एटलीस्ट ये तो जरूरी है कि मतलब बच्चे के साथ जब काम करना है आपने, तो एटलीस्ट उसकी करंट पोजीशन और किन किन चीजों पे काम करने की जरूरत है वो आपको खुद से तो पता होगा था। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। वरना ज्यादातर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में करा लिया है, बहुत से और इदारे हैं जहाँ पे करा लिया, तो हम उस पर कहते हैं ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम किसी की उस पर रिजेक्शन नहीं देते, लेकिन पर्सनली हम अपने तौर पे भी अपने इदारे के बेहतर रिजल्ट के लिए खुद से भी असेसमेंट करते हैं। राइट। अच्छा, आप जब यहाँ पे काम करते हैं तो आपका फोकस क्या होता है? मतलब आपका ऑपरेट करने का, थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ कि 1-to-1 सेशंस करते हैं, ग्रुप सेशन करते हैं, मिक्सचर होता है डिपेंडिंग ऑन नीड्स, कैसे काम करते हैं आप बच्चों के साथ? बिल्कुल। अच्छा, उसमें हमारा ये होता है कि जो हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज होती है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी, ये तो टोटली 1-to-1 होते हैं। अगर हमारे पास बच्चा स्कूल रीडनेस प्रोग्राम के लिए भी आया हुआ है तो हम उसकी ये सेशंस 1-to-1 करते हैं। हाँ, जहाँ आपके बच्चे को सोशलाइजेशन की जरूरत है उसमें हम उनका ग्रुप करते हैं। और जैसा लंच टाइम हो गया, उनकी ब्रेक टाइम पे हम उनके ग्रुप बना लेते हैं। और वो भी ये कि नहीं कि बच्चे को हमने अनअटेंडेड छोड़ दिया और उन पे कोई काम नहीं हो रहा है। वो भी एक थेरेपी का हिस्सा होता है। ठीक है, उनको फंक्शनल स्किल्स सिखाए जाते हैं, शेयरिंग, वेटिंग, सारा कुछ उसके मुताबिक होता है। तो उसमें ये सारा होता है। और जहाँ ग्रुप की बात आती है, जिस तरह हमारे पास जो 18+ पे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये होता है कि हम उनके लिए एक ग्रुप टाइम भी निकालते हैं। उनके यूजली जिस तरह क्लास में ग्रुप सेशंस होते हैं उस तरह किए जाते हैं। किसी भी किस्म की अगर सोशल स्किल्स ट्रेनिंग देनी है, गुड टच बैड टच की देनी है, या आपने रेस्टोरेंट मैनर्स सिखाने हैं, तो वो फिर हम ग्रुप में करते हैं बच्चों के साथ। राइट। अच्छा, आपने पहले अपना बिल्कुल मुख्तसर सा तारुफ तो दिया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपनी एक्सपर्टीज और अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस के बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। हाँ जी। मैं 2007 से इस फील्ड में हूँ। ठीक है, तब यूजली प्राइवेट सेटअप्स बहुत कम होते थे। और उस वक्त जो प्राइवेट सेटअप में काम कर रही थी वो अब इदारा तो नहीं रहा, लेकिन ये कि उसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। तब हमारे यहाँ ये ABA थेरेपी वगैरह नहीं थे। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो ये बात कहते हैं कि जी अब हमारा ये हो गया है, अब ये फलानी थेरेपी आ गई। तो मैं कहती हूँ ये सब कुछ तो पहले से था, तब भी सब कुछ बेहतर हो रहा था। लेकिन अब हम लोग सो कॉल्ड एक टैग पे आ गए हैं कि जी बाहर से एक ब्रांड आया है और वो जो है लेके चल रहा है। सॉरी, लेकिन ये एक रियलिटी है। और हमें इस पे एज अ पाकिस्तानी जरूर करना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो। तो 2007 से लेके 2022 पे आके जब ये सारी चीजें मैंने देखी तो मैंने कहा कि नहीं यार, एज अ पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना चाहिए और इन बच्चों के लिए भी। तो मेरे MS क्लिनिकल साइकोलॉजी मेरी फील्ड है और मैंने इसमें MS किया हुआ है।
उससे पहले एमएससी की थी और फिर ग्रेजुएशन की थी। उसके साथ साथ सीबीटी और डिफरेंट कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं, वर्कशॉप्स अटेंड की हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर एक्सपर्ट मैं चाइल्ड एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के फील्ड में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि वो हमारा एडल्ट में भी हम उसमें डील कर लेते हैं। राइट। तो आपने अपना तारुफ तो करवाया, तो अपनी टीम हम्म। का तारुफ करवाएं कि आप यहाँ पे बच्चों के लिए कौन कौन से प्रोफेशन, क्योंकि डिफरेंट आपने थेरेपीज हमें गिनवाई थी, तो आप थोड़ा अपनी टीम का बताएंगे कि क्या क्या प्रोफेशनल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास। जी जी बिल्कुल। क्योंकि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अवेयरनेस है और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स हमसे आके पूछते हैं बकायदा कि आपके पास अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है तो क्या वो एक डिग्री होल्डर है, क्या वो एक्सपीरियंस्ड है। तो यस बिल्कुल, हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिग्री होल्डर है, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हमारे पास स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं जो कि एमएस कर रहे हैं और एमएस किए हुए हैं। हमारे पास माशाल्लाह 2 to 3 स्पीच थेरेपिस्ट हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो एबीए थेरेपिस्ट हैं और बिहेवियर थेरेपिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपने फील्ड के मास्टर हैं। हमने स्पेशल एजुकेशनिस्ट भी रखे हुए हैं, हमने साइकोलॉजी स्टूडेंट्स भी रखे हुए हैं। राइट। अच्छा, एक चीज मजीद जो पूछना चाहूंगा वो ये कि जब आप अपने कोई भी स्टाफ हायर करते हैं या अपनी टीम में ऐड करते हैं, तो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग, जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो तो है, कोई कुछ और खास चीज भी आप उनमें देख रही होती हैं कि अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल, मैं इस चीज में बहुत ज्यादा आप समझ लें कि पॉजेसिव हूँ या सेंसिटिव हूँ। सबसे पहली बात, मैं जब डेमो लेती हूँ ना तो मैं उसकी डिग्री, वो किस यूनिवर्सिटी से है या उसका कितना एक्सपीरियंस है, सबसे पहले डेमो में मैं जो ऑब्जर्वेशन उसकी करती हूँ उसकी पेशेंस। ठीक है, उसमें कितनी अपने डिवोशन है काम के लिए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कि जब से हमारे ये सारा महंगाई का इन्फ्लेशन वगैरह हुई है, तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स जॉब के लिए आते हैं ना, आप यकीन करें कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमें क्या देंगे। ठीक है, अब उसमें आके हम लोग जो होते हैं ये कहते हैं कि क्या देंगे। पहली बात तो ये कि आप हमें काम करके बताएं। ठीक है ना, जो मैं एज अ पेरेंट भी बात कर रही हूँ और एज अ समझे सीईओ भी बात कर रही हूँ कि हमें काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल, मैं ऐसी भी लड़कियां हैं जो डिग्री होल्डर हैं लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब मैंने उनका डेमो देखा और बच्चों के साथ केमिस्ट्री बनते हुए देखी, एक डेमो में 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में उन्होंने बच्चों को बिल्कुल अपने साथ एक समझे बाउंडिंग कर ली, तो मैं उनकी तरफ होती हूँ। हाँ, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं करती कि अगर उनका डिग्री भी है और एक्सपीरियंस भी है और वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी ये लिमिटेशन है कि जी अगर बच्चे का नोज ही निकल रहा है तो हम उसका नोज ही साफ नहीं करेंगे। भाई आप इस फील्ड में आए हो, आप स्पेशल नीड्स ट्रेनर हो, आपने बच्चे के साथ जब थेरेपी शुरू करनी है फिर सारा कुछ आपका उसके लिए, आपने उसकी हर चीज को देखना है। तो यस बिल्कुल, मैं सिर्फ ये नहीं कि वो सो कॉल्ड मम्मी डैडी जो है, लड़कियां या लड़के जो है वो हायर कर लूं सिर्फ दिखाने के लिए कि जी जो दिखता है वो बिकता है, नहीं। मेरे पास अगर आप आए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थेरेपिस्ट हैं और उनमें एक माँ जैसी मोहब्बत बच्चों के लिए है, क्योंकि इन बच्चों को हमने पूरे प्यार मोहब्बत से एक्सेप्ट करना है। और मैं आपको बताऊं, हमारे जो ये बच्चे हैं इनको बहुत ज्यादा वाइब्स आ जाती हैं, इन्हें पता चल जाता है कि थेरेपिस्ट आज किस टेंशन में है या आज किस मूड में मेरे साथ काम कर रहा है। तो इसके लिए हमें खाली डिग्री या एक्सपीरियंस नहीं देखना, हमने ये भी देखना है कि क्या वो एक अच्छा इंसान है, क्या वो बच्चे को अपने अगर उसके कभी मेल्टडाउन या टेंट्रम हो रहा है तो क्या ये उसके साथ कॉपरेट उस वक्त करेगा। तो ये चीज मेरे लिए बहुत मैटर करती है। और मैं ऐसे लोगों को भी नहीं हायर करती कि जो सिर्फ टाइम देखते रहेंगे और अपना सेशन पूरा करेंगे। हम्म। ठीक है, अगर आपकी रेपो बच्चे से बिल्ड हो गई है तो मैं थेरेपिस्ट को कहती हूँ कि आप इसको अपना प्रोलॉन्ग करना है, मुझे कोई मसला नहीं है, आप अपना सेशन लेके चलते रहे। राइट। अच्छा, जो आप हायर करते हैं स्टाफ, वो अपना ट्रेनिंग या उसकी पास्ट एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, वो तो है, लेकिन आपकी फील्ड में प्रोसेस भी है ट्रेनिंग का, नई रिसर्चेस का, नई टेक्निक्स का, प्रैक्टिसेस का, तो उसके लिए जी जी बिल्कुल। कैसे प्रिपेयर बिल्कुल, करते जिस हैं। तरह हमारा 5 डेज वर्किंग डे होता है तो उसमें जब हम हायरिंग करते हैं तो मैं पहले से उनको बताती हूँ कि आपके हम 2 सैटरडेज ऑन रखेंगे। ठीक है, तो उसमें बल्कि थेरेपिस्ट वगैरह मुझे कहते भी हैं कि नहीं जी आपको ज्यादा, हमें जो इंस्टीट्यूशन से 5 डेज अ वीक होती है तो मैं उनको कहती हूँ जो 2 सैटरडेज हैं वो आपके ट्रेनिंग के होंगे। उसमें मैं खुद पर्सनली आपको वर्कशॉप दूंगी, हम खुद बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान्स को डिस्कस करेंगे,
फिर आईपी का आपको पता होगा, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान होता है। देखिए बात ये है कि आप जब हायरिंग एक्सपीरियंस करके किसी को ले लेते हैं, ठीक है ना, हम उसको हायर कर लेते हैं, लेकिन हर सेटअप के एटमॉस्फेयर में और वर्किंग उसमें थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। मैं आपको एक आम सी मिसाल देती हूँ कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं जा रही हूँ कनाडा, या मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे उधर के जाके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह जब हम एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पे हायर करते हैं, तो जहां से वो काम सीख के आते हैं, वेल एंड गुड, अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मेरे इदारे में मुख्तलिफ है, ठीक है ना, कि बच्चे के साथ आपने कैसे करना, तो उसमें मैं खुद उनको पर्सनली वर्कशॉप्स देती हूँ, और हम सारा प्लान बनाते हैं कि अपना नेक्स्ट वीक का क्या होगा। अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन में जो सबसे डिफरेंट चीज़ है कि हम रोज बच्चों के साथ की डायरी राइटिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं पेरेंट्स के साथ। वीकली बेसिस पे उनके मॉनिटरिंग फॉर्म और स्मार्ट गोल्स जाते हैं जो उनके आईपी में से लिए हुए होते हैं, ताकि पेरेंट को भी अपडेट रहे, क्योंकि पेरेंट्स का यही होता है कि ये बच्चे बोलते नहीं है, हमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो मिस है ना, ऐसा क्या डिफरेंट है कि हम आपके पास आए। तो उसमें यही होता है कि हम उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि आपकी डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन होगी, फिर जिससे जितना हमसे हो सकता है हम बच्चों की वीडियोस भी अपलोड करते हैं, पेरेंट्स के साथ शेयरिंग करते हैं, और जो हम उन्हें गोल्स लिख के भेजते हैं उनकी स्पेशली हम वीडियोस बनाते हैं, ताकि जब पेरेंट वो गोल अप्लाई करने लगे तो वो वीडियो देख के उसके जहन में कि थेरेपिस्ट ने क्या अप्लाई किया था। राइट। अपने स्टाफ की ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग चल रही है, आपकी चलती रहती है, तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग पे उनको भी गाइडेंस की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, जिस तरह आपने कहा कि वो उसी को लेके चलें जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या करती हैं फिर आप? अच्छा, उसके लिए हमारा इन फ्यूचर तो प्लान है कि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करें और पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप बनाएं, ठीक है। उसमें ये होता है कि हम पेरेंट्स से पूछते हैं, इफ पेरेंट्स वांट के वी हैव टू लर्न, हम पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, आप आए, आप बच्चे का सेशन ऑब्जर्वेशन करें, और हम आपको साथ साथ बताते हैं कि आपने बच्चे के साथ कैसे कैसे करना है। उसके अलावा जो पेरेंट्स के साथ मेरी डीलिंग होती है, उसमें मुझे न्यू रिसर्चेस, कोई भी नई चीज पता चले, कोई टेक्निक हो, वो मैं पेरेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। और मेरा समझे कि मेरे इंस्टीट्यूशन के डोर ऑलवेज ओपन फॉर पेरेंट्स, और मैं हमेशा वहां पे मौजूद होती हूँ। मैंने यूं नहीं किया कि मैं इंस्टीट्यूशन ओपन करके बैठ गई हूँ और मैं कोई दूसरी ब्रांच रन करने चली गई हूँ, या मैं कहीं लेक्चर देने चली गई हूँ। अगर आप माइंड ब्रिज आए हैं तो वहां मिस सना अवेलेबल है। हाँ, ऑन एंड ऑफ कभी कोई इमरजेंसी किसी के साथ हो सकती है, हम इंसान हैं, मेरे भी बच्चे हैं, उनकी स्कूल में कोई मीटिंग हो तो उसमें मैं जाती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी माशाल्लाह पेरेंट्स हैं, उनका यही फीडबैक होता है कि मिस बेसना को हम रात के 2 बजे भी मैसेज करें तो हमें रिप्लाई आता है। तो मैं अपने स्टाफ को भी यही कहती हूँ कि हमारा कोई ऑफ टाइम नहीं है, स्पेशली माइंड, क्योंकि पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, और मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। क्या संडे है, क्या सैटरडे है, क्या रात के 12 बजे है, जितना मुझसे होता हो सकता है मैं पेरेंट्स को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आपके पेरेंट्स सेटिस्फाइड है तो समझ लें आपकी थेरेपी आगे निकल सकती है। ये कॉपरेशन से हो सकता है काम, खाली हमारे 3 to 4 आवर्स से 5 आवर्स देने से इतना ज्यादा वो फायदेमंद नहीं होगा जब तक हम पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन का कुछ जगहों पे प्रॉब्लम होता है पेरेंट्स को, वो आपकी तरफ से ऐसी किसी किस्म की शिकायत पेरेंट्स को नहीं होती कि हमें ऑब्जर्वेशन सेशन ऑब्जर्व नहीं करने दिया जाता, या वो चाहते हैं कि हमें ऑब्जर्व करने दिया जाए तो आप उनको फैसिलिटेट करते हैं? हाँ, अच्छा कमांड, इसमें ना दो किस्म की चीजें होती हैं। अब मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं जो बाकी थेरेपी हाउसेस से भी हैं, या मेन स्ट्रीम से कुछ बच्चे वापस आते हैं, तो पेरेंट्स हमें कहते हैं आप हमें वीडियो लिंक दे दें, ठीक है, सीसीटीवी कैमरे का। तो उसमें बजाते खुद मैं उनको एक बात को ये समझाती हूँ कि देखिए आप लोगों ने हर वक्त बैठ के तो वीडियो लिंक नहीं लेना, देखना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब आपका बच्चा मेन स्ट्रीम जा रहा था तो क्या आपको उन्होंने वीडियो लिंक दिया था? आपने उन पर ट्रस्ट बिल्ड किया। एक पॉइंट बिल्कुल सही बात है, सिर्फ ये कि वो एक ब्रांड है और वो 500 to 1000 बच्चों को लेके बैठे हुए, तो हम उनसे नहीं मांग सकते। लेकिन जो आपके साथ सिंसियर है, 1 to 1 करके काम कर रहा है, ऑनेस्ट है, जो इस खुदा खौफी में काम कर रहा है कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, आप उससे आके इतनी इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, पेरेंट्स का बिल्कुल राइट बनता है, मैं उनके साथ हूँ कि आपका राइट बनता है, लेकिन हमें शुरू में ट्रस्ट करना पड़ता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का ये होता है कि ऑफ कोर्स जब पूरे हमारे थेरेपी रन हो रही होती है और माशाल्लाह इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, तो उसमें अगर मैं पेरेंट को लाके बिठा दूं तो आई एम सो सॉरी, मैंने शुरू में ऐसा करके भी देखा, तो पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं देख रहे थे,
आप यकीन करें वो दूसरों के बच्चों को देख रहे थे। और समझे कि मैं एज अ पेरेंट या समझ लें कि एडमिनिस्ट्रेटर ये बात करना चाहती हूँ कि मेरे पास जब कोई पेरेंट आता है एडमिशन के लिए, मेरे लिए सब बच्चे बराबर। आप यकीन करें, मेरे पास पेरेंट आके ये कहते हैं ना मेरा बच्चा किसी बच्चे से कुछ सीख तो नहीं लेगा, तो मैं बहुत मुस्कुराती हूँ। मैं कहती हूँ आपके घर में और बच्चे हैं? वो कहते हैं जी बिल्कुल है। तो मैंने कहा क्या इस बच्चे ने उनसे कुछ सीखा? तो वो आगे से चुप हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ क्या उन लोगों ने अपने बहन भाई से कुछ सीखा जो आपके बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है? फिर भी वो चुप हो जाते हैं। तो मैंने कहा आप कैसे एक स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट होके किसी और बच्चे के बारे में ऐसे सोच भी सकते हैं? हाँ, बच्चे इमिटेट करते हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन वो हर वक्त नहीं हो सकती चीज। हमारी भरपूर एज अ समझे स्पेशली ये कोशिश होती है कि बच्चा कोई ऐसा चीज अगर अडॉप्ट करे तो हम उसको फौरन वाइंड अप करने की कोशिश करें, कोई ऐसा बिहेवियर हो। अगर बच्चा हमारे पास आ रहा है तो वो तो आ ही इसलिए रहा है ना कि उसको एक ऐसी जगह मिले जहां उसकी स्पेशल नीड्स पे सारा काम हो। और अगर हमने भी उसको उन्हीं सो कॉल्ड दूसरे स्कूलों की तरह प्रोटोकॉल्स में और बाउंड्रीज में रखना है तो फिर तो हम उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं ना। ठीक है। तो उसमें ये होता है बिल्कुल कि ऑब्जर्वेशन के लिए हम बुलाते हैं उसमें, या फिर अगर कोई पेरेंट कह के जी मुझे स्पेशल ऑब्जर्वेशन करनी है, फिर हम उसमें ऐसे करती हूँ कि मैं जो सैटरडे हमारे ओपन होते हैं वर्कशॉप के लिए, उसमें पेरेंट को बुला लिया, थेरेपिस्ट सेशन ले रहा, पेरेंट को साइड पे बिठा दिया कि आप आराम से देखें, सेपरेट है कि उस तरफ। आप यकीन माने माशाल्लाह ये बच्चे क्या घूमे, अल्लाह ताला ने इनको इतनी फास्ट वो दी हुई है वाइब्स कि उन्हें फौरन पता चल जाता है कि हमारी मदर पीछे बैठी हुई है या हमारे फादर पीछे बैठे हैं। तो मैं ऑब्जर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, जितनी मुझसे हो सकती है मैं जरूर कराती हूँ, लेकिन कुछ जगहों पे आके हमें बच्चों की बेहतरी के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस करना पड़ता है। हाँ, हमने ये भी इजाजत दी है पेरेंट्स को कि आप बेशक आके बाहर बैठे रहे, हमें कोई मसले वाली बात नहीं है। पेरेंट्स कोऑपरेट भी करते हैं, कुछ अगर मदद मुझे कहें, ऑब्वियसली देखें हर बंदे का आप समझेंगे अपना वो दिल निकाल के हमें देके जाते हैं, तो हम कैसे उनके साथ पे कर सकते हैं? तो अगर वो चाहें तो मैं उनको कहती हूँ बिल्कुल आप बैठें, लेकिन मैं उन्हें यही कहती हूँ कि देखें एज अ पेरेंट आपका दिल चाह रहा है, लेकिन आपको देख के किसी और पेरेंट को भी तो ये होगा कि मिस सना ने इनको परमिशन दे दी, मुझे नहीं दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मेरे पास ऐसे पेरेंट्स बहुत रेयर आए हैं, बहुत रेयर आए हैं। जो आते हैं वो यही कहते हैं हम आप पे ट्रस्ट करके अपना बच्चा हैंड ओवर करें। तो मेरे लिए यही वर्डिंग्स बहुत बड़ी होती हैं और मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। राइट, लेकिन वो पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम जो मेन स्ट्रीम स्कूल हैं उनसे इस किस्म की कोई डिमांड नहीं करते हम कि बिल्कुल कोई डिमांड नहीं होती। आप सोचें कि उनसे जाके वो ये भी नहीं पूछते कि आज हमने छुट्टी क्यों दी है या आज मेरा बच्चा अंदर से रोता हुआ क्यों आया। लिटरली बच्चों के मेल्टडाउन्स होते हैं कभी हमारे पास, ये बच्चों की आपको पता है जिस ऑटिज्म की फिक्सेशन होती है, अगर उनका टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो उनके मेल्टडाउन शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं नो होम टाइम, हमें साफ कहते हैं, तो हमें कहते हैं नहीं बेटा इट्स योर होम टाइम। तो अगर वो रोता हुआ गया, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, वो इस वजह से रोना, और एक्सप्लेन करते हैं। मैं खुद भी थेरेपिस्ट के साथ चली जाती हूँ और बात बहुत अच्छा कोऑपरेट भी करते हैं पेरेंट। लेकिन एडमिशन के वक्त मुझे जो दो पॉइंट्स का मसला आता है ना, एक ये कि आप अपने उन बाकी जगहों से क्यों नहीं वीडियो लिंक लेके आए, क्या वो इतना साल काम करते रहे? आप यकीन करें जब हम बच्चे के असेसमेंट करना शुरू करते हैं तो और पेरेंट मुझे कहते हैं कि पिछले 2 ईयर्स से मेरा बच्चा मेन स्ट्रीम में जा रहा है, और बहुत बड़े वाले मेन स्ट्रीम में, जो समझें कि उनसे बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ वो 2 साल क्या बच्चे पे करते रहे हैं? ये तो अब प्ले ग्रुप से जब वो केजी में आया और अब उसका राइटिंग स्किल पे काम शुरू होना था, तो उन्होंने आपको कह दिया जी हम आपके बच्चे को नहीं रख सकते। पहले कहाँ थे आप? आपने एक बच्चे की फीसें ले लेके उसका टाइम जाया कर दिया। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी सो कॉल्ड पेरेंट्स की भी गलती होती है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है बच्चा मेन स्ट्रीम में जाए, हमारा बच्चा स्कूल जाए, लेकिन अगर हम अर्ली ईयर्स में उनके काम ही करेंगे तो हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम आप एज अ माँ बाप बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं ना, तो हम उनके फ्यूचर के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उन्हें मेन स्ट्रीम भेज रहे हैं। मेरा हम्म। यही सब पेरेंट्स को एक मैसेज है कि थेरेपी हाउस कोई बुरी जगह नहीं होती। यहाँ भी इंसान आते हैं, वो बच्चे भी फरिश्ते हैं, जैसे आपकी औलाद है वो सब बच्चे वैसे ही हैं। आप प्लीज सब बच्चों को एक जैसा समझें और उनके लिए उनको बल्कि उनके पेरेंट्स को हेल्प आउट करें। जिस तरह आप मेन स्ट्रीम में जाके आप ये चाहते हैं मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की बर्थडेज पे जाए, हर क्लास अटेंड करे, हर फंक्शन अटेंड करे, तो हम भी वही सहूलतें दे रहे हैं। हम बल्कि उसके कंफर्ट जोन में जाके उसको काम करा रहे हैं। तो ये जो एक सॉरी पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत गलत है। तो हम्म। इस पे हमें थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए, बल्कि हम
एज अ प्रोफेशनल हम सबको एक अवेयरनेस प्रोग्राम देना चाहिए, लेकिन वही बात है, पेरेंट्स आप यकीन करें उधर लाखों रुपया खर्च करने को तैयार है, ठीक है, अपने बच्चे की थेरेपी के लिए। दे सेट के, यानी मेरे पास माशाल्लाह ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं कि दे कैन अफोर्ड, और वो मुझे कहते हैं कि ये बच्चा कहाँ जाए, आप इसके लिए कुछ करें। तो मैंने कहा अगर ये बच्चा आपका नॉर्मल होता ना, तो आप इसे एचिसन भी ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर में उसने पैसे देने हैं। मैंने कहा ये तो हमारी सोच है कि ये बच्चा हमें कमा के देगा। मैंने कहा बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की तो डिग्रीज भी होते हुए नहीं देखते, अल्लाह माफ करे दुनिया से चले जाते हैं, या वो डॉक्टर बनाने के लिए उसको भेजते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। लेकिन ये राइट, बच्चे का आपको शुरू से पता चल गया ना, तो इसलिए आप कहते हैं मैं इस बच्चे के लिए कुछ नहीं करना चाहता। ऐसा ही है। अच्छा, अभी ये अफोर्डिंग बात आई, पैसों की बात आई, तो हम ये भी चाहेंगे कि अगर आप हमें बता सकें कुछ अपने सेंटर की फी स्ट्रक्चर के बारे में, पेरेंट्स को थोड़ा आइडिया हो सके कि वो कैसे होता है। ओके। अच्छा, उसमें एक तो ये होता है कि वही डिपेंड्स करता है कि बच्चे की डिफिकल्टीज क्या है। लेकिन वैसे हमारी जो फीस होती है वो 30+ तक होती है, और मेरे ख्याल से जितनी हम फैसिलिटीज दे रहे हैं उसमें आजकल के वक्त में ये मुनासिब है। हाँ, जो पेरेंट मुझे रिक्वेस्ट करें और जो मुझे लगे कि जी ये कराना चाहते हैं और उनको फाइनेंशियल कोई इशू आ रहा होता है, तो मेरी आप यकीन करें 98% ये कोशिश होती है कि पैसों की वजह से कोई पेरेंट वापस ना जाए। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम बजट में हैं, लेकिन उसमें यही होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर वो कम बजट में है तो मैं उनको वो सहूलतें ना दूं जो मुझे पेरेंट्स पे करके दे रहे हैं, ठीक है। और मसला सिर्फ यही आता है कि हमारे लिए वही इश्यूज हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, जो हम सारे प्रोफेशनल्स एक बात पे कहते हैं। लाखों रुपया हम बिजली का बिल दे रहे हैं, और आप यकीन करें कि ये हम 30 से 40 में जब फॉल करना शुरू हो रहे हैं तो मुझे खुद एज अ पेरेंट बहुत फील होता है कि यार ये फीस का। लेकिन थेरेपिस्ट आके कहता है कि समझे कि जो 6 मंथ्स पहले हमारे पास 25 पे काम कर रहे थे वो साफ कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। 15+ तो हमारी आने जाने ट्रांसपोर्ट पे लग रहा है। तो मिस सना हम पूरा दिन मेहनत भी करें तो कैसा है बात है, उनके पेरेंट्स ने भी तो उन पे मेहनत की है, उनकी ऐसा ही है। डिग्रियों पे भी पैसे लगे हैं, ठीक है। और हमें उनको भी करना है, जाहिर बात है एक फ्रूटफुल डे उनके लिए भी हो, उनको भी रिवॉर्ड मिले। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जिनके लिए कोई इशू है मैं उनके लिए कोई एक बेहतरीन पैकेज कर दूं जो उनके लिए, क्योंकि देखें ये 1-2 महीने की बात नहीं है, इट्स अ हम्म। लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मैं पेरेंट्स को यही कहती हूँ आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अगर आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं या आपको लगता है कि हम रिलायबल हैं तो हम कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। मैं इस बच्चे को, और पहली बात मैं तो जब पेरेंट्स से अच्छी कोई मीटिंग करूं मैं तो बच्चे को बिठाती भी नहीं हूँ। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, हमें ये लगता है कि वो कुछ नहीं सुन रहा, कुछ नहीं समझ रहा, वो सब समझ रहा, ठीक है। तो हमें उसके लिए यही होता है, मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ आपको कोई फाइनेंशियल इशू है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, जो मेरे ओन पे आएगा मैं जरूर उनके लिए करूंगी। और मेरा ये वादा है कि आपके बच्चे की पेरेंट्स कुछ ऐसे जो फीस कम करवाते हैं वो मुझे कहते हैं कि मिस सना क्या मेरे बच्चे की थेरेपी में कोई कमी तो नहीं आ रही, क्या इसका ये तो नहीं है? मैं कहती हूँ नहीं, अगर मैंने आपसे कमिटमेंट कर ली है ना तो मैंने उस पर पूरा उतरना है। राइट। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ऑनलाइन सर्विसेज भी आपके पास अवेलेबल हैं, या आप ऑनलाइन थेरेपीज भी दे रहे हैं कि अभी नहीं? जी जी, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चाइना में और दुबई में चाइना के आवर्स का थोड़ा इश्यूज है, लेकिन ये कि चाइना में दुबई में हमारे और कतर में जो है वो सेशंस ऑनलाइन हो रहे हैं, और वो कोविड से शुरू हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अल्लाह खैर करे चल रहे हैं सारे ऑनलाइन फैसिलिटीज हम देते हैं। हाँ, जिसमें हमारे पास छोटे बच्चों के लिए आता है कि जी 3 to 4 इयर्स के हैं और उनके डायग्नोसिस हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको सब पता है वो वर्चुअली तो उस तरह बैठ के नहीं अटेंड कर सकते, तो फिर हम उनके मदर को गाइड करते हैं, मदर साथ बैठती है, हम उनको सारी गाइडेंस देते हैं और वो उसी तरह उसको फॉलो करती हैं। राइट। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सी नई टर्म्स आ गई हैं बच्चों को यूज करने के लिए। ये एबनॉर्मल बच्चे और मेंटली रिटार्डेड, ये तो बहुत डिस्करेज किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी यूज हो जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इन टर्म्स के यूज से फर्क पड़ता भी है कि नहीं? देखिए जब मैं 2007 में इस फील्ड में आई थी तो हमारे जो सीनियर्स थे और ऑटिज्म के बारे में बातें होती थी तो यही कहा जाता था मेंटली चैलेंज्ड है, मेंटली रिटार्डेड है, एबनॉर्मल है।
फिर आहिस्ता आहिस्ता आया है कॉन्सेप्ट जी स्पेशल चिल्ड्रन का, फिर ऑटिज्म का, फिर चाइल्ड विद ऑटिज्म, अब कह रहा जाता है जी स्पेक्ट्रम है। तो उसमें यही होता है कि हम एज अ स्पेशल चिल्ड्रन इनको कहें तो ज्यादा बेहतर है। कुछ लोग गिफ्टेड कहते हैं, हम उस बीच में भी समझ जाते हैं। तो मेरा और जिस तरह ऑटिज्म का मैं कहूंगी कि दे आर नॉट डिसेबल्ड चाइल्ड, ठीक है। बस उनका हमारे सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है, परसेप्शन डिफरेंट है। और जिस तरह आपको अगर घर में है तो आप कहेंगे जी मैंने तो आज भिंडी खानी है, आपके फैमिली के एक और बंदा कहेगा जी मैंने तो आलू गोश्त खाना है। तो अब क्या हम दोनों ऑटिस्टिक हो गए? नहीं ना, हमारा सोचने समझने का अंदाज है। थोड़ा उन्हें टाइम चाहिए हमारे वर्ल्ड में एडजस्ट होने के लिए। अगर वो हम उन्हें टाइम दे देंगे तो वही उनकी थेरेपी है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्पेशल वर्ड ही बेहतर है, बजाय इसके कि हम किसी पेरेंट को एबनॉर्मल कह के या डिसेबल करके उसे हर्ट करें। इवन कि हमारे साथ एक दफा ऐसे हुआ था कि हम एक जगह गए, हमारे साथ बच्चे थे स्पेशल बच्चे। तो हमने वहां बच्चे ने जाके सिर्फ जाके टच किया, उसकी सेंसरी नीड हुई, उसे वो कलर अच्छा लगा, वो जाके उसने किया। तो उन्होंने कहा जी आप अपने बच्चे को कंट्रोल में रखें, कि हमारे पाकिस्तान में पेशेंस नहीं है, फौरन एक बाउंड्रीज बन जाती हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये स्पेशल चाइल्ड है। तो आगे से मुझे पंजाबी में कहते स्पेशल ही सीधे कार रखना सी, यानी कि बच्चों के लिए ऐसी वर्ड है। और मेरा मेरा पुत्र भी स्पेशल ही है, यानी कि वो स्पेशल को ये समझे कि जिसका कोई बड़ी वो खासियत या कुछ है, तो मैं फिर उसको आगे क्या कम्युनिकेट करती। फिर उसमें हमने ये भी किया कि हमने अपने इंस्टीट्यूशन में कार्ड्स, आईडी कार्ड्स बनवाए बच्चों के लिए, कि जिस तरह बाहर के मुल्कों में भी काफी जगहों पे ऐसे होता है कि बच्चे को आपने अगर कार्ड पहना, उसकी आईडी होती है, और कोई भी उससे कम्युनिकेट करते हुए समझ जाता है कि अगर ये किसी प्रॉब्लम है। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे 70% लोगों ने कहा कि नहीं, यूं तो हमारे बच्चे को बाहर सब लोग क्या कहेंगे कि ये ऐसा है, इसके आगे लिखा हुआ है। तो वही अवेयरनेस की बात है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ने इस चीज का फायदा भी उठाया और उनको बड़े अच्छा रिस्पॉन्स भी पब्लिक प्लेसेस पे आया। तो मेरे ख्याल से राइट। कि अब जाके आप देखें कई जगहों पे मॉल्स वगैरह में एक अवेयरनेस होगी कि जी डिसेबल लोगों के लिए वो व्हील चेयर का निशान बना हुआ है। और इस तरह मेरे ख्याल से इस तरह हमारे लिए ऑटिज्म के लिए भी होना चाहिए, कि कोई राइट। अगर उनमें मेल्टडाउन या टेंट्रम है तो कोई ऐसा रूम अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, एक हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया। अच्छा, एक चीज जो पूछना चाहूंगा, अगर आप जल्दी से उसको एड्रेस कर सकें कि पेरेंट्स जो है किसी अच्छे सेंटर को कैसे तलाश कर सकते हैं, या मतलब क्या पॉइंट्स उनको देखने चाहिए जब वो एक सेंटर को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अच्छा, उसमें सबसे पहले मेन चीज तो ये है कि प्लीज इस चीज पे ना जाया करें कि आपकी चीज के आप सोशल मीडिया पे हैं, या फिर आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वो फुल डेकोरेट हुई हुई है, और उधर जो है फलाने स्कूल जैसे स्विंग्स लगे हुए हैं। प्लीज मेरा आपको यही मशवरा है एज अ पेरेंट, और समझें कि एज अ इस फील्ड में एज अ प्रोफेशनल, कि आप सबसे पहले उधर जो उसको रन कर रहा है उससे मिलें। बिल्कुल आप उसकी क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं और इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसमें आप उनसे क्वालिफिकेशन पूछें, उनका आईपी सिस्टम पूछें कि आप क्या प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आपकी थेरेपिस्ट और आपके थेरेपिस्ट क्वालिफाइड हैं इतने कि वो हमारे बच्चे के साथ आगे कर सके काम। तो मेरे ख्याल से ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि हम यहाँ आके कहेंगे जी फलाने का सोफा ऐसा खराब था या फलाना इस सिचुएशन में था, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये चीज बहुत ज्यादा है कि जो दिखता है सिर्फ वही बिक रहा होता है, और वो हिसाब नहीं होना चाहिए कि ऊंची दुकान और फीके पकवान वाला हिसाब। बंदे का एक्सपीरियंस आप देखें, और आप मेरे ख्याल से एज अ पेरेंट आपको फॉरन वाइब्स आ जाती हैं कि ये मेरे बच्चे के लिए कैसे हैं। मेरे पास अभी रिसेंटली एडमिशन हुआ तो मुझे बड़ी अच्छी उनकी बात लगी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। उन्होंने मुझ पर एडमिशन कराया, मुझसे सारी बात कर गई। तो उन्होंने कहा मैं ना आपको कल सुबह तक बताती हूँ कि मेरे बच्चे आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैंने एज ए प्रोफेशनल कहा ठीक है मैं बता दिया, हमने फिर स्केड्यूल मंडाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मिस सना मैंने ना इस्तिखारा करना है आपके लिए। मैं चुप हो गई, मैं कहा इस्तिखारा? कहती जी मैंने ना इस्तिखारा करना है इंस्टीट्यूशन के लिए। थोड़ा मुझे अच्छा भी लगा कि मैं कहा ठीक है, हम रिश्तों के लिए इस्तिखारे करते हैं, हम बहुत सी जगहों के लिए, अब ये नहीं है कि अगर पेरेंट्स ने कहीं एडमिशन कराना है तो इस्तिखारों पे चले जाएं। मैं जनरल बात कर रही हूँ कि हर पेरेंट की अपनी। तो उन्होंने किया और दूसरे दिन सुबह फजर होते ही उन्होंने मुझे ओके का मैसेज कर दिया, ठीक है। तो उसमें ये चीजें जो हैं हम यानी कि आपने पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन देखनी है ना। अगर अल्लाह ने उनको मेरी राह दिखाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और पूरी रात मैं भी इस चीज में कॉन्शियस रही कि क्या अल्लाह ताला उनको मेरी बेहतरी बताएंगे।
तो राइट, मेरे ख्याल से आपको इंस्टीट्यूट, और ये जरूर सबसे पहली चीज कि जो इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है वो खुद उधर मौजूद होता है या नहीं होता, ये बहुत राइट, मेन चीज है। क्योंकि जब वो खुद जा जाके देखेगा, खुद अपने हर चीज अंडर ऑब्जर्वेशन देखेगा, तो वो बहुत बेहतरीन, और क्या वो आपको टाइम पे फीडबैक दे रहा है, क्या वो आपके साथ इन टच है उसी तरह, ठीक है ना, तो ये चीजें मेरे ख्याल से बहुत मैटर करती हैं। राइट। जी, थैंक यू वेरी मच जी। इसी लास्ट मैसेज और मशवरे के साथ वी आर एट द एंड ऑफ इंटरव्यू। मिस सना सरफराज, आपका दोबारा बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, और ये इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है ये जरूर लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू सो मच कामरान कि आपने मुझे भी अपॉर्चुनिटी दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह जरूर हम दोबारा मिलेंगे अवेयरनेस के लिए। और थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। थैंक यू ओके। एवरीवन एज वेल फॉर वाचिंग, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।